हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में अब 4 महीने से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन टीम इंडिया की तैयारियां अभी भी पूरी नहीं हो पाई हैं। कुछ सवाल हैं जो अभी भी बाकी हैं, चाहे मिडिल ऑर्डर की बात हो, स्पिनर्स की बात हो और तेज गेंदबाजों की बात हो। ये 2-3 इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो टीम कॉम्बिनेशन के हिसाब से टीम इंडिया को तलाशने पड़ेंगे, जो आने वाले 10 से 12 मैचेस टीम इंडिया के लिए बचे हुए हैं। सो आज हम बनाने वाले हैं टीम इंडिया की प्रोबेबल 11 जो वर्ल्ड कप में खेलती हुई नजर आ सकती है। आप सब भी अपनी 11 हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और इस 11 से आप कितना एग्री और डिसएग्री करते हैं वो भी जरूर बताइए। अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। ओपनर्स की बात की जाए तो ओपनिंग में कोई चेंज नहीं होने वाला। ओपनर आपके रोहित शर्मा और शुभमन गिल ही होंगे, हर हाल में होंगे। ये बड़ा डिसीजन टीम इंडिया को कुछ वक्त पहले लेना था, जब शिखर धवन रैंकिंग में थे और शिखर धवन को लेकर के चर्चा हो रही थी कि क्या वो 2023 का वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। आई थिंक वो डिसीजन टीम इंडिया ने, इंडियन टीम मैनेजमेंट ने वक्त रहते ले लिया और सही डिसीजन ले लिया कि रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल को वो ओपन करवाएंगे। और इन दोनों की जो परफॉर्मेंस रही है वनडे क्रिकेट में हाल फिलहाल की अगर बात की जाए, बहुत शानदार रही है। शुभमन के आंकड़े तो वनडे क्रिकेट में बहुत ही शानदार रहे। रोहित शर्मा का थोड़ा सा फॉर्म ऊपर नीचे रही है। 1 सेंचुरी उन्होंने अभी हाल में बनाई थी, उसके अलावा 50 जैसे कुछ स्कोर बनाए थे। लेकिन टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में अच्छा करना है। सो ओरिजिनली जो रोहित शर्मा जिस तरह से खेलते थे और लंबी लंबी पारियां रोहित शर्मा जिसके लिए जाने जाते थे, डैडी हंड्रेड्स, उस तरह की फॉर्म में अगर उनकी वापसी होती है तो कहीं ना कहीं ये ओपनिंग जोड़ी वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। उसके बाद नंबर 3 की बात की जाए, वहां पर किसी को कोई शक और सवाल नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां पर विराट कोहली मौजूद है। और विराट कोहली भले ही थोड़े से सवाल उनके T20 और टेस्ट मैच को लेकर के रहे हूं, लेकिन वनडे क्रिकेट में मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी सवाल अभी भी बाकी है और वो आपके नंबर 3 फॉर श्योर होने वाले हैं। कहानी शुरू होती है नंबर 4 से कि नंबर 4 आपका कौन होगा। और टीम इंडिया ये गलती पिछले वर्ल्ड कप की तरह यहां पर भी करती हुई नजर आ रही है कि पिछले वर्ल्ड कप में आपने 4 नंबर ग्रूम नहीं किया था और आखिरी मोमेंट पर आप एक खिलाड़ी को चुन के ले आए थे जिसको आपने कहा कि ये मेरा नंबर 4 है, और फिर एक्चुअल में वो खिलाड़ी भी आपका 4 नंबर नहीं खेला, आपको केएल राहुल की तरफ जाना पड़ा। और उसके बाद जब सिचुएशन बदली तो अल्टीमेट मैच में आपके लिए ऋषभ पंत नंबर 4 खेल रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस सवाल का जवाब जल्दी ढूंढना बहुत जरूरी होगा। और इस वक्त अब जो ऑप्शंस बचे हैं, मुझे लगता है कि जो खिलाड़ी फिट नहीं है वहां अब आपको कट ऑफ लगा देना चाहिए कि वो खिलाड़ी अब रैंकिंग में नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल केएल राहुल की बात की जाए, ऋषभ पंत की बात की जाए, सो इन 2 खिलाड़ियों के लिए आपको चाहिए कि अब ये नहीं आ सकते क्योंकि केएल राहुल के बारे में खबरें जो आ रही हैं वो एशिया कप तक भी फिट नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में उनको लेकर के भी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है और साथ में ऋषभ पंत को लेकर के भी। अब बच जाते हैं आपके 3-4 खिलाड़ी जो अब इसमें आपको प्लेयर सेलेक्ट करते हुए 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो प्लेयर की परफॉर्मेंस और दूसरी चीज एक एस्पेक्ट आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है मैचअप्स का एस्पेक्ट। क्योंकि आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में मैचअप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सामने वाली टीमें गेंदबाज भी उस हिसाब से चुनती हैं जैसी आपकी बल्लेबाजी होती है। अगर आपकी वन डायमेंशनल बल्लेबाजी है तो वो आपकी कमजोरी बन सकती है। सामने वाली टीमें आपके खिलाफ 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर या लेग स्पिनर उस तरह की टैक्टिक्स अपना सकती हैं और आपकी बल्लेबाजी को फंसा सकती हैं। तो इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसका तोड़ आपकी 11 में होना बहुत जरूरी है। और अगर आप अराउंड में देखें आपके लिए कौन बेहतर लेफ्ट हैंड बैट्समैन हो सकता है तो आपको नाम और ज्यादा नजर नहीं आते। एज ऑफ नाउ जो नाम आपके लिए हो सकता है वो केवल और केवल ईशान किशन है। ईशान किशन की भी परफॉर्मेंस की बात की जाए, भले उन्होंने ओपन करते हुए 100 बनाया था लेकिन वो डिफरेंट सिचुएशंस थी। अगर ओवरऑल उनकी बात की जाए तो नंबर 4 पर वो अच्छा खेले हैं। चाहे T20 क्रिकेट की बात की जाए या इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका जो ODI सीरीज में उनको कुछ मौके मिले थे वहां पर परफॉर्मेंस की बात की जाए, या ऑड ओकेजन्स जो रही हैं वहां पर उन्होंने मिडिल ऑर्डर में कहीं ना कहीं अच्छा किया है। तो यहां पर भी वो मिडिल ऑर्डर खेल सकते हैं बशर्ते उनको आने वाले
वाले मैचेस में वो मौके पूरे दिए जाए, सो दैट वो उस नंबर के लिए ग्रूम हो सके और अपने आप को 4 नंबर के लिए स्टैब्लिश कर सके। तो 4 नंबर पर ईशान किशन आपके एक बैट्समैन और इस टीम के विकेट कीपर भी होंगे, जिनसे शायद आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कई बार सिचुएशंस आती हैं जहां पर टीम के टोटल को आगे ले जाने की बात होती है और ईशान किशन के अंदर वो काबिलियत है। डिफेंसिव गेम उनका आप शायद क्वेश्चन कर सकते हैं, बट अटैकिंग गेम पर कोई सवाल नहीं है। जब वो एक बार स्टार्ट होते हैं खेलना तो बड़े से बड़े गेंदबाजों को वो लाइन में लगा देते हैं। उसके बाद नंबर 5 की बात की जाए, नंबर 5 पर यहां पर एक चेंज मैं देखना चाहूंगा कि हार्दिक पांड्या जो बहुत वक्त से टीम इंडिया के लिए लोअर मिडिल ऑर्डर खेल रहे हैं, अब शायद वक्त आ गया है टीम इंडिया को उनको एज अ बैट्समैन थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाई जाए। और जिस आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए वो खेलते हैं वहां पर भी उन्होंने टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करने की शुरुआत की। टीम इंडिया ने जब शुरू में हार्दिक पांड्या आए थे तब भी उनको नंबर 4 पर ट्राई किया था, कुछ 50 उनके बल्ले से निकले थे, लेकिन शायद उस वक्त हालात ऐसे नहीं थे कि आप उनको 4 नंबर खिला पाते। लेकिन इस टीम में सीनियर खिलाड़ी होने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उप कप्तान होने के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 नंबर की एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन रहेगी, पोजीशन रहेगी, जिस पर मुझे लगता है कि अगर हार्दिक पांड्या खेलते हैं तो एक तो उनकी वर्सेटाइल बैटिंग कि अगर विकेट गिरता है तो डिफेंसिव गेम खेलने की बात हो या टीम को संभालने की बात हो, मुश्किल सिचुएशन से निकाल करके लाने की बात हो, वो काम वो कर सकते हैं। दूसरा, उनके पास जो शॉर्ट हिटिंग है, भले ही अगर आप देखें पिछले कुछ वक्त से उसमें उनके ग्राफ में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन स्टिल ही इज अ गुड इनफ बैट्समैन टू टैकल एट नंबर 5 अगर बात की जाए। सो वो एक वर्सेटाइल बैट्समैन है, ओवरऑल एक्सपीरियंस बैट्समैन है और सिचुएशंस को बहुत बेटर खेल सकते हैं। सो इसलिए उस रिसोर्स का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 5 नंबर खेलेंगे तो उनको गेंदें ज्यादा खेलने को मिलेंगी, उनका रोल थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होगा और शायद आप उनसे इंपैक्ट थोड़ा सा बड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे नंबर 5 जो है वो हार्दिक पांड्या होंगे। उसके बाद नंबर 6 की बात की जाए, नंबर 6 पर मैं सूर्य कुमार यादव को रखूंगा। मैं रीजंस बताता हूं उसके क्यों रखूंगा। आजकल की आप मॉडर्न डे वनडे क्रिकेट देखें जहां स्कोर सब वो 300 विनिंग टोटल नहीं रह गया, आप देखते हैं कि 350, 350 बहुत रेगुलर बेसिस पर बनते हैं। और जब आप अपनी टीम की फॉर्मेशन देखते हैं, उनकी जगह पर किसी और खिलाड़ी को रखते हैं तो आपको वो एक्स फैक्टर नजर नहीं आता, वो फायर पावर आपको थोड़ी सी मिसिंग लगती है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। और 6 नंबर इसलिए भी क्योंकि उनको वैसी सिचुएशन मिलेगी जैसी उनको टी20 क्रिकेट में मिलती है, जिसके लिए वो यूज्ड टू हैं, जिसके वो मास्टर हैं। सो 6 नंबर पर 35 ओवर के बाद 10-15 ओवर का खेल और सूर्य कुमार यादव अंदर, सो मुझे लगता है कि उस सिचुएशन में वो बहुत बेहतर बैट्समैन हो सकते हैं। कंसीडरिंग इंडिया पिछले कुछ सालों से देखेंगे कि लास्ट के 10 ओवर को मैक्सिमाइज नहीं कर पाती है। एक ही केस में आप लास्ट के 10 ओवर को मैक्सिमाइज कर पाते हैं जब आपके 3 टॉप के बल्लेबाजों में से कोई बल्लेबाज सेट होता है और वो पूरे 50 ओवर खेलता है। जिस दिन ये काम नहीं होता है उस दिन आप स्ट्रगल करते हैं, लास्ट के 10 ओवर में आपको 70-80 रन बनाने भी बहुत बार भारी पड़ जाते हैं। सो वो एक सिचुएशनल चीज रहेगी जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर सूर्य कुमार यादव का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये सिलेक्शन रोल स्पेसिफिक है, आपको रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। नंबर्स में आप इसको नहीं तोल सकते कि सूर्य कुमार यादव ने वनडे क्रिकेट में कितने रन बनाए हैं, कैसे खेले हैं, क्या टेम्परामेंट रहा है, वो सारे सवाल अपनी जगह रहेंगे। लेकिन रोल स्पेसिफिक सिलेक्शन की बात करें तो सूर्य कुमार यादव इस टीम को वो फायर पावर देते हैं, वो पुश देते हैं और शायद वो एक्स फैक्टर का काम करके दे सकते हैं जो आपकी टीम को दुनिया की क्रिकेट से कंपीट करने के लिए चाहिए। क्योंकि जब आप इंग्लैंड को देखेंगे, आप ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे, उनकी बल्लेबाजी में जो फायर पावर है उसको अगर आपको मैच करना है तो आपको सूर्य कुमार यादव जैसे बल्लेबाज की जरूरत जरूर पड़ेगी। उसके बाद नंबर 7 की बात की जाए, रविंद्र जडेजा शायद उनके लिए नंबर नहीं बना है। वो भी चाहते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा वक्त मिले, गेंदें खेलने का मौका मिले, लास्ट में आके 2-4 गेंद खेलना उनके लिए कई बार मुश्किल होता है। लेकिन एक आप कह सकते हैं कि ये आपके रिजर्व प्लेयर हैं, वो आपको सॉलिडिटी एट नंबर 7 देते हैं। ऊपर आपने थोड़े से जो एक्सप्लोसिव प्लेयर लिए हैं नंबर 4, 5, 6 की बात की जाए, सो उसका बैकअप कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि रविंद्र जडेजा आपको जो एक कुशन नंबर 7 पर चाहिए वो रविंद्र जडेजा दे देते हैं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए भी नंबर 7
टीम के बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी वो गेंदबाजी में आपको कंट्रीब्यूशन देंगे ही देंगे। सो ऑलराउंड प्लेयर हैं, एक पैकेज की तरह आते हैं आपके लिए। फील्डिंग में भी वो उनसे जो एफर्ट आपको देखने को मिलते हैं वो बड़े कमाल के रहते हैं। और रविंद्र जडेजा अभी आपके वनडे क्रिकेट में नंबर 7 फॉर श्योर होंगे और होने भी चाहिए। उसके बाद बात की जाए नंबर 8 की। नंबर 8 पर अगर देखें तो यहां पर ये सिचुएशनल कॉल आपको विकेट के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से लेना पड़ेगा। अगर आप नॉर्थ इंडिया खेल रहे हैं, अच्छे डिसेंट विकेट पर खेल रहे हैं जहां आप 3 स्पिनर नहीं खिला सकते, तो उस केस में मुझे लगता है कि आप शार्दुल ठाकुर के साथ खेलेंगे। और अगर जहां पर आप 3 स्पिनर खिला सकते हैं तो फिर मुझे लगता है कि आप अक्षर पटेल के साथ खेलेंगे। और अक्षर पटेल एज अ बैट्समैन पिछले 6 महीने में जितने इंप्रूव हुए हैं, चाहे उनका वनडे क्रिकेट हो, चाहे T20 क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो, तीनों फॉर्मेट में उनकी बल्लेबाजी एक अलग लेवल पर चली गई है। और वो अगर नंबर 8 पर खेलते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और मैं इसमें एक चीज और भी देखूंगा कि अगर अक्षर पटेल आपकी टीम में हैं और सिचुएशन ऐसी आती है कि आपको लास्ट के 5 ओवर बचे हैं या 2 ओवर बचे हैं, 3 ओवर बचे हैं, सो रविंद्र जडेजा से ऊपर भी बल्लेबाजी करने के लिए वो जा सकते हैं। लेकिन अगर सिचुएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है देन रविंद्र जडेजा आपके लिए बल्लेबाजी करने के लिए जाने चाहिए। ये हो गए 8 बल्लेबाज। उसके बाद गेंदबाजी की बात करें तो वहां पर आपको कुलदीप यादव एक स्पिनर आपके होने चाहिए जो एक डिफरेंट वैरायटी लेके आते हैं। लेफ्ट हैंड चाइना मैन का जो वेरिएशन है वो बहुत सारे बल्लेबाजों के लिए पकड़ना अभी भी मुश्किल है। और उनकी गेंदबाजी में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट पिछले कुछ महीनों में देखने को मिला है। आईपीएल में शायद भले ही उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए, बट स्टिल आई बिलीव कि इंडिया के लिए जो क्रिकेट उन्होंने खेली थी उसको ध्यान में रखें और उनकी स्किल और एबिलिटी को ध्यान में रखें तो आपके वो स्पिनर होने चाहिए। उसके बाद बात करें तेज गेंदबाजों की। सो तेज गेंदबाजों में अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन रह गए, जिसमें से एक मोहम्मद सिराज फॉर श्योर होंगे। और जिस तरह का गेंद उन्होंने हाल फिलहाल डाला है, चाहे रेड बॉल क्रिकेट हो, आईपीएल हो, नई गेंद से विकेट निकाल करके देने की काबिलियत, ये काम अगर वो इंडिया के लिए रेगुलर बेसिस पर कर पाएंगे ओडीआई वर्ल्ड कप में तो जरूर इंडिया की टीम को सक्सेस दिलाने में कामयाब होंगे। बाकी जब दोबारा से वापस आते हैं सेकंड स्पेल में, थर्ड स्पेल में, वहां पर भी थोड़ा सा विकेट और निकले तो शायद आपके वो नंबर 1 गेंदबाज बनकर के निकल सकते हैं। उसके बाद 11वें खिलाड़ी की बात की जाए और एक और फास्ट बॉलर की बात की जाए, जसप्रीत बुमराह अगर फिट होंगे तो फॉर श्योर वही खेलेंगे, फिर कोई सवाल नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो फिट नहीं हो पाते हैं और उनकी वापसी वैसे नहीं हो पाती है तो फिर आपके पास मोहम्मद शमी के रूप में दूसरा फास्ट बॉलिंग का ऑप्शन मौजूद है। तो दोस्तों ये है मेरी 11। आपकी 11 क्या है आप सब जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस 11 को लेकर के संजू सैमसन के फैंस डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको टीम कॉम्बिनेशन देखना है, टीम की रिक्वायरमेंट देखनी है। उस हिसाब से संजू सैमसन इस 11 में मेरे लिए फिट नहीं होते। आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सबको क्या लगता है। ये वीडियो और डिस्कशन आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।